नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं के पॉप के, कोरियन पॉप संगीत। ये एक ऐसी सांस्कृतिक सुनामी है जिसने भारत, खासकर यहाँ के युवाओं को अपनी लहरों में ले लिया है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या ये भारत में युवा संस्कृति को सच में बदल रहा है? हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, एकेडमिक रिसर्च हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम की गर्मागर्म बहस है और हाँ, मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हैं। इन सबको मिलाकर देखते हैं कि भाई तस्वीर क्या बनती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन अलग-अलग नज़रियों को समझें। ये लहर भारत कैसे पहुंची, खासकर पूर्वोत्तर में इतनी जल्दी कैसे फैली, और युवाओं को इसमें ऐसा क्या दिख रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका उनकी सोच पर, उनके फैशन, पहचान और हाँ, भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब अच्छा और बुरा, दोनों तरह का। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। अच्छा, सबसे पहले ये हल्ली वेव या कोरियन वेव, ये आखिर है क्या भला? देखिए, हल्लियों का मतलब है कोरियाई लहर, और ये सिर्फ के पॉप संगीत तक ही सीमित नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये असल में दक्षिण कोरियाई संस्कृति का पूरा पैकेज है। मतलब टीवी ड्रामा, जिन्हें के ड्रामा कहते हैं, फिल्में, फैशन, खाना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि उनकी भाषा का दुनिया भर में फैलना। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें तो पुरानी हैं, पर आज का जो मॉडर्न के पॉप हम देखते हैं, उसकी शुरुआत हुई 1992 के आसपास। सीओ, टाइजी एंड द बॉयज जैसे ग्रुप्स थे जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक और कोरियन स्टाइल को मिलाया। वहीं से ये मॉडर्न वेव शुरू हुई। और ये लहर भारत के तट तक कैसे पहुंची? मैंने सुना है पूर्वोत्तर में इसकी शुरुआत बाकी भारत से काफी पहले हो गई थी। ये सच है? हाँ, ये कहानी काफी अनोखी है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक 90 के दशक के आखिर में, खासकर मणिपुर में, वहां एक स्थानीय विद्रोही समूह था, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। उन्होंने हिंदी फिल्मों और चैनलों पर बैन लगा दिया। ओह, बैन लगा दिया? जी। अब सोचिए, लोगों के पास मनोरंजन के साधन एकदम कम हो गए, और यहीं से कोरियाई ड्रामा और संगीत की पायरेटेड सीडीज और डीवीडी का चलन शुरू हुआ। वो सस्ती भी थी। अच्छा, तो मतलब एक बैंड ने अनजाने में एक नई कल्चरल वेव का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, और उस समय कोरियाई चैनल आयरिंग टीवी भी उपलब्ध था, उसने भी मदद की। वाकई कमाल की बात है। अच्छा, मिजोरम में भी कुछ ऐसा ही हुआ या वहां कहानी थोड़ी अलग थी? मिजोरम में एंट्री थोड़ी अलग तरह से हुई। वहां लगभग 2004 के आसपास फुल हाउस नाम का एक के ड्रामा था। वो स्थानीय चैनल पर जबरदस्त हिट हुआ। फुल हाउस? हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद जोनेट जैसे जो लोकल केबल ऑपरेटर्स थे, उन्होंने इस मौके को पहचाना और फिर सबटाइटल के साथ और कुछ तो मिजो भाषा में डबिंग के साथ भी कोरियाई शो दिखाना शुरू कर दिया। और अगर पूरे भारत की बात करें तो शायद ज्यादातर लोगों के लिए के-पॉप से पहला बड़ा परिचय हुआ 2012 में। psy का वो गाना गंगनम स्टाइल। अरे हाँ, गंगनम स्टाइल, वो तो मतलब हर जगह बज रहा था। यूट्यूब पर तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था उसने। बिल्कुल, यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पार करने वाला पहला वीडियो बना था। वो एक ग्लोबल फिनोमिनन था, सही मायनों में। और फिर आया 2020 का कोविड लॉकडाउन। उसने तो जैसे इस आग में घी का काम किया होगा। निश्चित रूप से लॉकडाउन ने इसकी लोकप्रियता को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। लोग घरों में बंद थे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, वो आसमान छू रहा था। सही बात है। और इसी माहौल में बीटीएस जैसे ग्रुप्स भारत में एकदम छा गए। उनकी फैन फॉलोइंग, जिसे वो आर्मी कहते हैं, हाँ, आर्मी, वो भारत में तेजी से बढ़ी। उनके गानों के जो मैसेज थे, जैसे लव योरसेल्फ, वो पॉजिटिव थे। और फिर डायनामाइट जैसे उनके अंग्रेजी गाने आए, जिन्होंने उन लोगों को भी जोड़ा जो पहले शायद भाषा की वजह से थोड़ा हिचकते थे। स्पॉटिफाई का 2020 का डेटा भी यही दिखाता है कि बीटीएस भारत में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला के-पॉप ग्रुप था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत में पहले पॉप संगीत था ही नहीं। मुझे याद है 2000 के दशक में इंडी पॉप का एक दौर था। अब बैंड ऑफ बॉयज जैसे ग्रुप भी काफी पॉपुलर थे। हाँ, वो दौर बिल्कुल था, और ए बैंड ऑफ बॉयज यकीनन सफल भी था। पर वो एक अलग समय था, और उसका स्केल ज्यादातर राष्ट्रीय ही था। स्रोतों के अनुसार के-पॉप की जो ये लहर अब आई है, इसका पैमाना, इसकी जो ग्लोबल पहुंच है और इसका फैन बेस, वो बिल्कुल अलग स्तर का है। सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है?
ये इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? खासकर पूर्वोत्तर में इसकी इतनी मजबूत पकड़ क्यों है? क्या सिर्फ एशिया के करीब होना वजह है या कुछ और भी है? देखिए, भौगोलिक निकटता और शायद कुछ हद तक शारीरिक बनावट या सांस्कृतिक समानताएं, ये एक पहलू हो सकता है, जैसा कुछ स्टडीज इशारा करती हैं। लेकिन एक ज्यादा गहरा कारण जो स्रोतों में बार बार सामने आता है, वो है प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व मतलब ये कि पूर्वोत्तर के कई युवाओं को पहले ऐसा लगता था कि बॉलीवुड या जो मुख्य धारा का हिंदी मीडिया है, उसमें उन्हें अपने जैसे दिखने वाले, अपनी पहचान से मिलते जुलते चेहरे कम ही नजर आते हैं। के-पॉप और के-ड्रामा ने कहीं ना कहीं उस कमी को भरा। उन्हें ऐसे सितारे मिले जिनसे वो एक जुड़ाव महसूस कर पाएं। ये बहुत अहम बात है, प्रतिनिधित्व वाली। अच्छा, अब अगर कंटेंट पर आएं, संगीत, डांस, ड्रामा, इनमें क्या खास बात है जो खींच रही है? देखिए, कई चीजें हैं जो मिलके काम करती हैं। पहली बात तो संगीत बहुत कैची होता है। अक्सर कोरियाई और अंग्रेजी का मिक्स होता है गानों में। फिर लिरिक्स, वो सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं होते हैं। दोस्ती, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबाव, खुद को ढूंढना, ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिनसे आज की युवा पीढ़ी सीधे तौर पर जुड़ पाती है। रिलेटेबल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर है परफॉर्मेंस, खासकर कोरियोग्राफी। बहुत हाई एनर्जी होती है, सिंक्रोनाइज्ड होती है और विजुअली कमाल की लगती है। कलाकार इसके लिए सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, मतलब दिन भी 8-9 घंटे प्रैक्टिस। ये समर्पण स्क्रीन पर दिखता है। सही। और के ड्रामा, क्या वो हमारे टीवी सीरीज से बहुत अलग हैं? हाँ, काफी अलग है। एक तो ये अक्सर छोटी सीरीज होती हैं, जैसे 16 या 20 एपिसोड्स की, तो उन्हें बिंज वॉच करना आसान होता है। हाँ, ये बात तो है। सालों साल नहीं चलते। वही रेडिट पर भी लोग यही कहते हैं कि ये सालों तक चलने वाले डेली सोप्स के मुकाबले एक ताजगी भरा अनुभव देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कहानियां अक्सर नई और दिलचस्प होती हैं और हर तरह के जॉनरा मिलते हैं। रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी, फैंटेसी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू जैसे शोज तो ऑटिज्म जैसे संवेदनशील विषय को भी बहुत खूबसूरती और सम्मान से दिखाते हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में इन सब तक पहुंचना भी तो बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, सब कुछ उंगलियों पर है। नेटफ्लिक्स, विकी, प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स तो के ड्रामा से भरे पड़े हैं, अक्सर सबटाइटल्स के साथ। हाँ। लेकिन बात इससे भी आगे जाती है। वीवर्स जैसे ऐप्स हैं, जहां फैंस सीधे अपने आइडल्स से जुड़ सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। ये जो सीधा कनेक्शन है ना, ये एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बनाता है। और कई फैंस के लिए, जैसा एक स्टडी में सामने आया, ये रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से एक एस्केपिज्म भी है। मतलब थोड़ी देर के लिए अपनी दुनिया से निकलकर कहीं और खो जाना। अपने डांस की बात की थी, कोरियोग्राफी की। क्या ये कोई एक खास स्टाइल है के पॉप डांस? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक तयशुदा शास्त्रीय शैली जैसा हो। ये मुख्य रूप से हिप हॉप और अर्बन डांस पर आधारित है, लेकिन इसमें पॉपिंग, लॉकिंग, वोगिंग जैसी कई अलग अलग शैलियों का मिश्रण होता है। असल जोर होता है सिंक्रोनाइजेशन पर और विजुअल अपील पर। मतलब दर्जनों डांसर एक साथ परफेक्ट तालमेल में कैसे दिखते हैं। कोरियोग्राफर गाने के मूड और कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टाइल्स को मिक्स एंड मैच करते हैं। समझ गया। अब आते हैं इसके असर पर। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? फैशन और ब्यूटी पर तो इसका प्रभाव साफ दिखता है, दुकानों में, कॉलेज कैंपस में, हर जगह। हाँ, ये असर बहुत प्रत्यक्ष है। के-पॉप आइडल्स और एक्टर्स का जो स्टाइल है, उनके कपड़े जैसे मिनिमल लुक, पेस्टल रंग, स्ट्रीट वेयर, उनके हेयर स्टाइल, हेयर कलर, ये सब भारत में युवा कॉपी कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक करीब 35% युवा मानते हैं कि वे कोरियन फैशन से प्रभावित हैं। 35%, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और कोरियन स्किन केयर यानी के ब्यूटी, वो तो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। शीट मास्क, सीरम, बेबी क्रीम, इनकी मांग इतनी बड़ी है कि पिलग्रिम जैसे भारतीय ब्रांड भी अब अपनी के ब्यूटी रेंज निकाल रहे हैं। होता यह है कि फैंस अपने पसंदीदा आइडल्स जैसा दिखकर या उनके इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदकर उनसे एक कनेक्शन महसूस करते हैं। और क्या ये असर सिर्फ दिखने तक ही सीमित है या भाषा और करियर जैसे क्षेत्रों में भी जा रहा है? नहीं, ये उससे आगे जा रहा है। बहुत से युवा अब कोरियाई भाषा सीख रहे हैं, कुछ ऐप से, कुछ यूट्यूब से या बाकायदा क्लास लेकर। एक स्टडी में तो करीब 31.7% फैंस ने कहा कि उन्होंने कोरियन मनोरंजन से प्रेरित होकर भाषा, संगीत या डांस सीखा है। अच्छा। हाँ,
और कुछ तो दक्षिण कोरिया जाकर पढ़ने का सपना भी देख रहे हैं। करियर की बात करें तो के ड्रामा में अक्सर अलग अलग तरह के प्रोफेशन दिखाए जाते हैं। ये शायद युवाओं को पारंपरिक डॉक्टर इंजीनियर वाले रास्ते से हटकर कुछ और सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक स्टडी में करीब 60% युवाओं ने माना कि कोरियन कंटेंट ने उनके करियर लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा जटिल पहलू सामने आता है। इसका जिक्र रेडिट पर पूर्वोत्तर भारत से जुड़े एक डिस्कशन में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि के-पॉप की लोकप्रियता के बाद बाकी भारतीयों का उनके प्रति नजरिया कुछ बदला है। पहले जहां चिंकी या चाइनीज जैसी नस्लवादी टिप्पणियां होती थीं, अब कुछ लोग उन्हें फैशनेबल या कोरियन जैसे कहने लगे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत पेचीदा मुद्दा है और इस पे राय वाकई बटी हुई है, जैसा उस रेडिट थ्रेड में भी साफ दिखा। कुछ पूर्वोत्तर के लोग इसे एक हद तक सकारात्मक मानते हैं कि चलो कम से कम वो जो नकारात्मक स्टीरियोटाइप था उससे कुछ हटकर तो कहा जा रहा है। लेकिन कई लोग इसे एक नई तरह की स्टीरियोटाइपिंग या फेटिशाइजेशन, मतलब किसी समूह को सिर्फ उनकी शक्ल, सूरत या पहनावे के आधार पर एक्सोटिफाई करना, एक तरह से अनोखा या आकर्षक समझना। एक यूजर ने वहां लिखा भी था कि पहले चाइनीज बोलते थे, अब कोरियन या बीटीएस बोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई बेहतर है? सही बात, ये तो एक दोधारी तलवार जैसा लगता है। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है। और इसी से जुड़ा एक और गंभीर पहलू है बॉडी इमेज पर असर। शिलोंग में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ था, उसमें कुछ चिंताजनक बातें सामने आई थी, है ना? हाँ, वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी का अध्ययन काफी अहम है। उस स्टडी में पाया गया कि के-पॉप के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब बहुत पतला शरीर, गोरी त्वचा, कुछ खास तरह के फेशियल फीचर्स, इनके लगातार संपर्क में रहने से शिलोंग के किशोरों पर, टीनेजर्स पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कई किशोरों ने बताया कि उनमें अपर्याप्तता की भावना बढ़ी है, वो अपने शरीर को नापसंद करने लगे हैं और उनका आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम कम हुआ है। हो, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, जब वो अपनी तुलना इन परफेक्ट दिखने वाले आइडल्स से करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कहीं कमतर हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए वाकई एक गंभीर विषय है। तो एक तरफ प्रतिनिधित्व का वो सकारात्मक पहलू है और दूसरी तरफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का एक खतरनाक दबाव। लेकिन मिजोरम से एक और दिलचस्प बात पढ़ने को मिली थी कि के-पॉप शायद युवाओं को LGBTQI मुद्दों पर ज्यादा खुलकर सोचने और लैंगिक भिन्नताओं को स्वीकारने में मदद कर रहा है। ये कैसे? हाँ, ये भी एक पक्ष सामने आया है। मिजोरम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों का ऐसा मानना है कि के-पॉप आइडल्स का जो अंदाज है, उनके हेयर कलर, उनकी स्टाइलिंग, उनका थोड़ा एंड्रोजिनस सा लुक, वो पुरुषों के लिए मर्दानगी की जो पारंपरिक सख्त परिभाषाएं होती हैं, उनको कहीं ना कहीं चुनौती देता है। अच्छा। हाँ, और इससे खासकर मिजोरम जैसे थोड़े रूढ़िवादी समाज में भी LGBTQI मुद्दों पर बातचीत थोड़ी खुली है। भले ही ड्रामा में सीधे तौर पर गे किरदार ना भी हों, पर वो लुक्स और स्टाइल ने युवाओं की सोच को बदला है। वे अब ऐसे लुक्स अपनाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं जिन्हें पहले शायद समाज मर्दाना नहीं मानता था। तो ये दिखाता है कि पॉप कल्चर कैसे अनजाने में ही सही सामाजिक बदलाव का एक जरिया भी बन सकता है। जाहिर है, जहां इतनी दीवानगी होगी वहां कुछ चिंताएं और आलोचनाएं भी तो होंगी। बिल्कुल होंगी। जैसा हमने मिजोरम के ज़ोरो संगठन का उदाहरण देखा, कुछ लोगों को ये डर है कि युवा अपनी जड़ों से, अपनी पारंपरिक मिजो संस्कृति से कहीं कट तो नहीं रहे। कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग के-पॉप आइडल्स के फेमिनिन लगने वाले लुक्स या उनके टाइट कपड़ों की आलोचना करते हैं। हाँ, ये सुनने में आता है। और एक मुद्दा जो अक्सर उठता है वो है टॉक्सिक फैन कल्चर का, मतलब फैंस का जरूरत से ज्यादा जुनूनी या कभी-कभी आक्रामक हो जाना। रेडिट पर भी लोग इस बारे में बात करते हैं, जिसे कभी-कभी सिंपिंग भी कहा जाता है, यानी किसी सेलिब्रिटी के प्रति अत्यधिक अस्वस्थ समर्पण। कुछ लोग इसे एक रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी मानते हैं। लेकिन इन सब आलोचनाओं और चिंताओं के बावजूद भारत में के-पॉप का बिजनेस तो लगता है बढ़ता ही जा रहा है। बड़े-बड़े कोरियन स्टार्स अब सीधे भारत आ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। भारत अब के-पॉप इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन चुका है। के-पॉप फेस्टिवल इंडिया जैसे इवेंट्स होते हैं जिनमें हजारों युवा शामिल होते हैं, और अब तो बड़े-बड़े कलाकार सीधे भारत में परफॉर्म करने आ रहे हैं। एक्सो और GOT7 जैसे टॉप ग्रुप्स के सदस्य भारत आ चुके हैं या आ रहे हैं। सोलो आर्टिस्ट जैसे हायोलिन, रैपर BI, ये सब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में शो कर रहे हैं। यानी फैंस अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, लाइव एक्सपीरियंस चाहते हैं। बिल्कुल, ये यही दिखाता है।
और ये सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। के फूड, के फैशन, के ब्यूटी, इन सब का बाजार भी भारत में गर्म है। तो क्या ये सब बस अपने आप हो रहा है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, या इसके पीछे दक्षिण कोरिया की कोई सोची समझी रणनीति भी है? यहाँ सॉफ्ट पावर का जिक्र भी आता है। हाँ, रणनीति का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दक्षिण कोरिया की सरकार अपनी संस्कृति को सॉफ्ट पावर के तौर पर देखती है और इसमें बाकायदा निवेश करती है। सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के आकर्षण से दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना। अच्छा, जैसा कि रेडिट चर्चाओं में भी मेंशन हुआ, ये कोरिया की ग्लोबल इमेज बनाने और उनकी डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। के पॉप इसका एक बहुत ही सफल उदाहरण है। तो कुल मिला के आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि के पॉप सिर्फ म्यूजिक और डांस का कोई टेम्पररी फैशन नहीं है। ये एक जटिल, बहुस्तरीय सांस्कृतिक लहर है जिसका भारत की युवाओं पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, सामाजिक भी, मनोवैज्ञानिक भी और हाँ, आर्थिक भी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मणिपुर में एक बैंड ने अनजाने में इसके लिए दरवाजा खोल दिया, कैसे इसके कंटेंट का आकर्षण, जिसमें रिलेटेबल लिरिक्स हैं, जबरदस्त विजुअल अपील है, अच्छी कहानियां हैं, वो युवाओं को खींच रहा है, और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की आसान पहुंच ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है। और हमने इसके दोहरे असर को भी समझने की कोशिश की। एक तरफ प्रतिनिधित्व और नई सोच को बढ़ावा मिलने जैसी सकारात्मक बातें हैं, तो दूसरी तरफ बॉडी इमेज पर पड़ने वाले दबाव और अपनी संस्कृति से दूर जाने जैसी चिंताएं भी हैं। और हाँ, दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी भी इसका एक अहम हिस्सा है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, जरा सोचिएगा इस पर। जब कोई बाहरी संस्कृति हमारे समाज में इतनी गहराई तक रच बस जाती है, तो क्या वो हमारी अपनी पहचान को चुनौती देती है, उसे कमजोर करती है, या फिर वो अलग अलग रंगों को मिलाकर हमारी अपनी संस्कृति को और ज्यादा विविध और ज्यादा दिलचस्प बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस चर्चा में कुछ नया और सोचने लायक जरूर मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की ऐसी ही गहराई में उतरते हुए। अलविदा। जय हिंद।